हाय गाइस, दिस इज श्रुति। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद श्रुति। हम लोग आरसीसी सब्जेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, आरसीसी पार्ट 1, और इसको हम आरजीपीवी के सिलेबस के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी यूनिट 1 चल रही थी और ये यूनिट 1 का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है, सिंगली रेनफोर्स बीम का डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन अ सिंगली रेनफोर्स कॉन्क्रीट बीम ऑफ क्लियर स्पान 5 मीटर. It support a design working load of 10 kN per meter. Adopt grade of concrete M20 and Fe 415 bars. मतलब स्टील का ग्रेड कितना दिया है, Fe 415, और हमको लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए इसको डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप हमारी होती है गिवन डाटा। तो लिख लेते हैं गिवन क्या क्या होता है। तो क्लियर स्पान यानी कि स्पान लेंथ कितनी दी है, 5 मीटर। उसके बाद हमको लाइव लोड दिया है कितना, लाइव लोड कितना दिया है, 10 kN पर मीटर। और M20 ग्रेड दिया है, यानी FC की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी, 20 न्यूटन पर mm², है ना। और FY यानी Fe 415 है, तो FY हमको मिल जाएगा 415 न्यूटन पर mm²। अब देखिए, हमने इतने सारे जो क्वेश्चंस किए हैं, तो हर क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या गिवन होता है, हमारे पास आइदर बी और डी गिवन होता है ना। और हमारे पास नंबर ऑफ बार्स भी दिए होते हैं और डाया ऑफ बार्स, तो उससे हम AST की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास बी और डी यानी विड्थ और डेप्थ की वैल्यू नहीं दी है। तो अकॉर्डिंग टू IS 456, इसमें हम IS 456 का यूज़ करते हैं, पता है सभी को। ठीक है, मैंने लास्ट के लेक्चर्स में भी बताया कि IS 456 मस्ट है इसके लिए। IS 456 2000 जो कि IS कोड्स है, इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो अब डेप्थ हम कैसे निकालेंगे, तो डेप्थ ऑफ बीम हम निकालेंगे जो कि होती है 1/12 ऑफ स्पान टू 1/15 ऑफ स्पान। ठीक है, ये क्लॉज आपको दिया है IS कोड में, पेज नंबर 35 पर दिया है। ठीक है, और फिर उसके बाद तो अब डी हमारे स्पान लेंथ हमारे पास क्या है, 5 मीटर यानी 5000 mm। तो हम क्या कर लेंगे, 1/12 इंटू 5000 टू 1/15 इंटू 5000, और हमको लेनी क्या है, इन दोनों के बीच की लेनी है राउंड फिगर में। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर से। फाइव 5000 डिवाइड बाई 12, तो ये हो जाएगा 416.67 टू 5000 डिवाइड बाई 15, तो ये हो जाएगा 5000 डिवाइड बाई 15, तो ये हमको मिल जाएगा 333.33। ठीक है, तो हम नियरली इक्वल टू क्या ले लेंगे, दोनों के बीच में, मतलब हम ले लेते हैं 400 mm। ठीक है, तो हम डी की वैल्यू क्या ले लेंगे, 400 mm। अब हमको डी मिल गया है, तो हम बी क्या लेंगे, तो हम बी लेंगे 1/2 ऑफ डी। कभी भी ध्यान रखना, अगर आपको डी दिया है या सिर्फ बी दिया है, तो हमको B/D का रेशो कितना लेना है, B/D का रेशो हमको लेना है 0.5, या फिर हम बोल सकते हैं 1/2। ठीक है, 1/2 हमको रेशो लेना है। तो यहाँ से हमको B की वैल्यू मिल जाएगी, यानी विड्थ मिल जाएगी, दैट इज़ 400/2, दैट इज इक्वल्स टू 200 mm। ठीक है, ये मिल गई D और B की वैल्यूज़। अब इसके बाद हम इफेक्टिव डेप्थ निकालते, तो इफेक्टिव डेप्थ भी निकाल लेंगे। इफेक्टिव डेप्थ कैसे निकलती है, कवर हम माइनस कर देते हैं ओवरऑल डेप्थ में से। ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। ठीक है, स्मॉल d इज इक्वल्स टू ओवरऑल डेप्थ यानी कैपिटल D माइनस कवर।
तो ओवरऑल डेप्थ हमने अभी निकाली 400 mm माइनस कवर कितना है 50, तो हमारे पास स्मॉल डी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 350 mm। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारी स्टेप है तो हमको क्या करना है, हम लोग क्या करते हैं कि हमको VU दिया रहता है यानी फैक्टर्ड शियर फोर्स दिया होता है, तो हम डायरेक्टली पेज नंबर 72 पे जो फॉर्मूला है नॉमिनल शियर स्ट्रेस का यानी टाउ वी का, तो हम टाउ वी की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन अब इस क्वेश्चन में हमको ना BD दिया था ना VU दिया था, तो अब हमको सबसे पहले VU निकालना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 ये हमारी थी, स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3 क्या है हमारी, लोड कैलकुलेशंस। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, लाइव लोड दिया है, तो लाइव लोड दिया है लेकिन कुछ ना कुछ डेड लोड भी होगा। डेड लोड यानी कि सेल्फ वेट। सेल्फ वेट क्या होता है, मैंने बताया था थ्योरी के लेक्चर्स में कि बीम का उसका खुद का वेट होता है, तो कुछ ना कुछ उसका सेल्फ वेट भी होगा, और अगर सेल्फ वेट है तो कुछ फिनिशिंग लोड भी होगा। ठीक है, फिनिशिंग लोड भी मैं आपको बताती हूँ कैसे लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। स्टेप नंबर 3, लोड कैलकुलेशंस। जब मैंने थ्योरी के लेक्चर्स किए थे तो मैंने इसका बताया था कि हम कैसे निकालते हैं डेड लोड, लाइव लोड। ठीक है, लाइव लोड क्वेश्चन में गिवन होता है और हम डेड लोड या फिर सेल्फ वेट निकालेंगे। डेड लोड या फिर हम इसको सेल्फ वेट भी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, गामा इंटू बी इंटू एल इंटू डी। तो इसमें से जो एल है यानी कि स्पान है इसको हम 1 कंसीडर करते हैं, और गामा यानी कि यूनिट वेट ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पर हम RCC ले रहे हैं, तो RCC के लिए गामा की वैल्यू कितनी होती है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, और बी की वैल्यू कितनी है, बी हमने अभी निकाला 200 mm यानी 0.2, एल हमको 1 लेना है, और डी हमारे पास कितना है 0.4। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 400 mm है तो 0.4 आ जाएगा मीटर में, है ना। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको कितना मिलेगा 2 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये क्या निकल गया, डेड लोड। अब उसके बाद लाइव लोड तो हमें दिया हुआ है, कितना दिया है लाइव लोड, लाइव लोड क्वेश्चन में दिया है हमको 10 किलो न्यूटन पर मीटर, और हमको फिनिशिंग लोड लेना है यानी जो फ्लोर फिनिश होता है ना, फ्लोर टाइलिंग वगैरह का, उसका लोड हम कंसीडर करते हैं एज अ फिनिशिंग लोड। तो वो हम लेंगे फिनिशिंग लोड, जो कि कितना हो जाएगा 0.6 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि 0.6 किलो न्यूटन पर मीटर हमने फिनिशिंग लोड दिया है। किसी किसी क्वेश्चन में दिया होता है, लेकिन अगर नहीं दिया हो तो हमको ये अज्यूम कर लेना है। ठीक है, फिर इसके बाद हम निकाल लेंगे टोटल लोड। तो टोटल लोड हमको क्या मिल जाएगा, तीनों का सम करके टोटल लोड। वो कैसे निकलेगा, तीनों का सम करके, डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस फिनिशिंग लोड। तो डेड लोड हमारे पास कितना है 2 प्लस लाइव लोड कितना है 10 प्लस 0.6, तो ये हमको मिल जाएगा 12.6 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये तो निकल गया लोड यानी W की वैल्यू निकल गई, लेकिन हमको क्या चाहिए WU फैक्टर्ड लोड चाहिए। ठीक है, फैक्टर्ड लोड, तो फैक्टर्ड लोड हम कैसे निकालेंगे, W इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी कर देंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैंने पहले के लेक्चर्स में भी बताया था, हम कितनी कंसीडर करते हैं 1.5। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हम जो लोड हमने निकाला है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास WU यानी कि फैक्टर लोड कितना मिल जाएगा हमको 12.6 इंटू 1.5। तो ये हमको मिल जाएगा 18.9 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अब ये तो निकल गया WU। अब इससे हमको दो चीज़ें निकालनी है। दो चीज़ें कौन कौन सी निकालनी है, एक तो डिज़ाइन लोड निकालना है ताकि हम पेज नंबर 72 पे जो हमको करना है नॉमिनल शियर स्ट्रेस निकालना है टाउ बी टाउ सी, वो हम निकाल सके, और दूसरा हमको डिज़ाइन मोमेंट भी निकालना है यानी कि MU मोमेंट की वैल्यू भी निकालनी है। तो चलिए निकाल लेते हैं। स्टेप नंबर है हमारी 4।
डिज़ाइन मोमेंट। तो डिज़ाइन मोमेंट कैसे निकलेगा? अब आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, ये बीम है और इस पर अगर लोड लग रहा है तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, WL²/8 यही होता है। तो यहाँ पर हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, MU की, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, WU × L²/8। तो WU हमने अभी निकाला 18.9 × L² यानी स्पान लेंथ हमको कितना दिया है 5 का अपॉन 8। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 59.06 किलो न्यूटन मीटर। ये क्या निकल गया, MU यानी डिज़ाइन मोमेंट। अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, डिज़ाइन लोड। तो डिज़ाइन लोड कैसे निकलेगा, लोड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, WL/2, VU से रिप्रेजेंट करेंगे और फॉर्मूला होता है WL/2। तो W कितना दिया है हमको, हमने कितना निकाला 18.9 × L यानी कि 5/2। तो ये भी हमको कितना मिल जाएगा 18.9 × 5 / 2 47.25 किलो न्यूटन। ठीक है, ये क्या मिल गया, डिज़ाइन लोड, या फिर हम इसको बोलते हैं फैक्टर्ड शियर फोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, फैक्टर्ड शियर फोर्स भी बोल सकते हैं। अब इससे हमको क्या निकालना है, इससे हमको निकालना है एरिया, AST निकालेंगे तभी हमको नंबर ऑफ बार्स मिलेंगे और उसके बाद हम चेक फॉर शियर एनफोर्समेंट दे पाएंगे। तो लेकिन उसके लिए हमको एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, किसकी ज़रूरत पड़ेगी, लिमिटिंग मोमेंट की। ये हमने क्या निकाल लिया, MU निकाल लिया और VU निकाल लिया। लेकिन अब हम शियर फोर्स निकालेंगे कैसे, शियर एनफोर्समेंट निकालेंगे कैसे जब तक हमको बार्स नहीं पता होंगे कितने लगाना है ना। रेनफोर्समेंट क्या होता है कि हमको कितना सरिया प्रोवाइड करना है, ठीक है, और उसके लिए हम लोग शियर कैलकुलेट करते हैं, टाउ भी टाउ से निकालते हैं। लेकिन अब इस क्वेश्चन में तो हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास बार्स ही नहीं है। तो बार्स निकालने के लिए हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन निकालना पड़ेगा, यानी AST की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अब इसकी मदद से हम कैसे निकाल सकते हैं वैल्यू, किसी को कुछ आइडिया? तो देखिए हम क्या करेंगे, MU लिमिटिंग निकालेंगे। अब MU लिमिटिंग क्या होता है, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं, तो हम ये पहली बार नहीं सुन रहे। हमारे पास जो क्लॉज दिया है पेज नंबर 96 पर, क्लॉज नंबर C, if the value of XU/D is equal to the limiting value, the moment of resistance of the section is given by following expression, यानी MU लिमिटिंग। ये देखिए पेज नंबर 96 पर जो C वाला फॉर्मूला दिया है हमको, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना है, इसमें सिर्फ हमको वैल्यू पुटअप करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा वो। लिमिटिंग मोमेंट स्टेप नंबर कौन सी चल रही है हमारी, 5। लिमिटिंग मोमेंट फॉर FE415। अच्छा, आप कोई बता सकते हैं कि हम लिमिटिंग मोमेंट क्यों निकाल रहे हैं, हम डायरेक्ट AST भी तो निकाल सकते हैं, लेकिन हम AST निकालेंगे कैसे? तो हम इस फॉर्मूले से सबसे पहले क्या निकालेंगे, लिमिटिंग मोमेंट निकालेंगे और फिर उसको हम काय में रखेंगे, इस वाले फॉर्मूले में। ये देखिए AST वाले फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में रखेंगे और हम ये अज्यूम करेंगे कि जो सेक्शन है वो बैलेंस सेक्शन है। चलिए हम पहले लिमिटिंग मोमेंट निकालते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो लिमिटिंग मोमेंट के लिए फॉर्मूला क्या है, पेज नंबर रेफर IS 456/2000 पेज नंबर 96 C पॉइंट, ठीक है। तो MU लिमिटिंग के लिए फॉर्मूला है, MU लिमिटिंग इज इक्वल्स टू 0.36 XU max अपॉन D 1 - 0.42 XU max
अपॉन डी इंटू बी डी स्क्वायर एफ सी के। ठीक है, तो हमको ये पूरा सॉल्व करना है। तो चलिए वैल्यूज़ पुट अप कर देते हैं। दिख रहा है प्रॉपरली? देखिए क्या फॉर्मूला दिया है पेज नंबर 96 पर IS कोड में 0.36 एक्स यू मैक्स अपॉन डी। तो ये एक्स यू मैक्स अपॉन डी थोड़ा सुना सुना सा लग रहा है, कहाँ पढ़ा था हमने? देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, पेज नंबर 70 पर। पेज नंबर 70 पर नोट करके लिखा है द लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील आर बेस्ड ऑन द अजम्पशन। तो एजम्पशन क्या है? अगर आपके पास ग्रेड Fe415 दिया है तो उसके लिए एक्स यू मैक्स अपॉन डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.48। अगर आपको Fe250 दिया है तो उसके लिए हो जाएगी 0.53। अगर 500 दिया है तो 0.46। किसकी वैल्यू? एक्स यू मैक्स अपॉन डी की वैल्यू। तो अभी इस क्वेश्चन में हमको क्या कौन सा दिया है? Fe415। तो इसके लिए एक्स यू मैक्स की वैल्यू, एक्स यू मैक्स अपॉन डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.48। अकॉर्डिंग टू विच क्लॉज? क्लॉज नंबर नोट पेज नंबर 70। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख देंगे इंटू 0.48। ठीक है, इस पूरे की जगह पर फिर 1 माइनस 0.42 इंटू इस पूरे की जगह पर भी हम क्या लिख देंगे? 0.48 इंटू बी इंटू डी स्क्वायर एफ सी के। तो ये हमको क्या मिल जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.36 इंटू 0.48। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस ब्रैकेट में ले लेंगे 0.42 इंटू 0.48 ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमको मिल गया इंटू 0.7984। बी डी स्क्वायर एफ सी के मैं एज इट इज़ रख रही हूँ अभी। ठीक है, तो देखिए आंसर क्या मिलता है इन तीनों का मल्टीप्लाई होने के बाद? इंटू 0.48 इंटू 0.36। तो ये हमको क्या मिल गया? 0.1379। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 0.138 एफ सी के बी डी स्क्वायर। तो अब देखिए इतना सॉल्व करने की बजाय आप डायरेक्ट 0.138 एफ सी के बी डी स्क्वायर भी ले सकते हो, लेकिन किसके लिए लेना है? जब आपको ग्रेड दिया हो Fe415 तब आपको क्या लेना है? ये वैल्यू लेनी है MU लिमिटिंग के लिए। ठीक है, ऐसे ही अगर हम Fe415 Fe250 के लिए सॉल्व करते हैं तो MU लिमिटिंग की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी? तो वो हमको मिलेगी 0.148 एफ सी के बी डी स्क्वायर। और वैसे ही अगर हम Fe500 के लिए सॉल्व करते हैं तो MU लिमिटिंग की वैल्यू हमको क्या मिलेगी? 0.134 एफ सी के बी डी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप ये तीन वैल्यूज़ भी याद कर लेते हो तो आपको एग्ज़ाम में इतना 3 स्टेप सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम बचेगा। ठीक है, और अगर नहीं याद होती है, नहीं याद करना है तो बस डायरेक्टली पेज नंबर 96 से फॉर्मूला उठाओ, उसमें वैल्यू पुटअप करो और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तीन जो फार्मूलेज है Fe415 के लिए, Fe250 और Fe500 के लिए, ये मैंने आपके नॉलेज के लिए बता दिया। तो अभी चलते हैं वापस क्वेश्चन पर। अभी क्वेश्चन में हमको क्या दिया है? Fe415, उसके लिए हमारा MU लिमिटिंग का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है 0.138 एफ सी के बी डी स्क्वायर। ठीक है, तो 0.138 इंटू एफ सी के की वैल्यू कितनी दी है? 20 इंटू बी की वैल्यू कितनी दी है? 200 इंटू डी का स्क्वायर यानी 400 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम सॉल्व करेंगे, सॉरी अभी हमको डी कौन सा लेना है? डी ध्यान रखेंगे यहाँ पर कैपिटल डी की वैल्यू है 400 और हमारे पास अभी कौन सा डी है फॉर्मूले में? इफेक्टिव वाला, तो उसकी वैल्यू कितनी है? 350। तो 0.138 इंटू 20 इंटू 200 इंटू 350 का स्क्वायर, तो हमको कितनी मिल जाएगी वैल्यू? 6762,000, सॉरी 4 टाइम्स 0। तो इसको हम ENG प्रेस कर दे अगर, तो ये हमको किलो न्यूटन मीटर में मिल जाएगी। 67.62 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन MM में है ये। ठीक है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 67.62 किलो न्यूटन मीटर। ऐसे क्यों लिख दिया मैंने डायरेक्टली? क्योंकि देखो 1 किलो न्यूटन में कितने न्यूटन होते हैं? 1000 न्यूटन्स। वैसे ही 1 मीटर में कितने MM होते हैं? 1000 MM, है ना। तो ये कितना हो गया?
10 की पावर 6 हो गया। तो अगर हमको न्यूटन पर एमएम को किलो न्यूटन मीटर में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 10 की पावर 6 से डिवाइड कर देंगे, तो ये और 10 की पावर 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो एमयू लिमिटिंग हमको कितना मिल गया, 67.62 किलो न्यूटन मीटर। अब इस एमयू लिमिटिंग के फॉर्मूले से हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्टील। तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए हमने जो डिज़ाइन मोमेंट निकाला था वो कितना था, हमारा डिज़ाइन मोमेंट हमारा था 59.06, है ना, और हमने जो लिमिटिंग मोमेंट निकाला वो कितना है, 67.62। इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सा मोमेंट बड़ा है, लिमिटिंग मोमेंट बड़ा है। तो जब इस तरीके की कंडीशन आती है, मैंने पहले के लेक्चर्स में भी बताया था, जब इस तरीके की कंडीशन आती है तो हम क्या करते हैं, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, पेज नंबर 96 पर दिया है फॉर्मूला, देखिए, इफ द वैल्यू ऑफ XU/D इज लेस देन द लिमिटिंग वैल्यू, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अगर लिमिटिंग वैल्यू से कम आ रही है वैल्यू, अगर XU/D की वैल्यू कम है मतलब मोमेंट की भी वैल्यू कम आएगी, है ना। तो हमारा जो डिज़ाइन मोमेंट है उसकी वैल्यू देखिए कितनी है, 59.06 है, और अभी हमने लिमिटिंग मोमेंट निकाला उसकी वैल्यू कितनी है, 67.62। यानी अब हमको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, एमयू का ऊपर वाला। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक बार, स्टेप नंबर 6, एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, आर लिमिटिंग मोमेंट, लिमिटिंग मोमेंट is greater than design moment। और अगर ऐसा होता है मतलब अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन है मतलब हम जो बीम डिज़ाइन करेंगे, जो सेक्शन डिज़ाइन करेंगे वो कैसा होगा, सिंगली रेनफोर्स सेक्शन होगा, है ना। दैट इज आवर सेक्शन इज singly reinforced section, singly reinforced section। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमको therefore हमको क्या रिफर करना है, पेज नंबर 96 बी वाला पॉइंट, कहाँ पे, IAS कोड में 456/2000। ठीक है, हम ये बार बार इसलिए क्यों लिखते हैं पेज नंबर 96 IAS कोड, ताकि मैं इसलिए बार बार लिखती हूँ ताकि आप लोगों को भी याद हो जाए कौन से पेज नंबर पर कौन सा फॉर्मूला है, ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा दिक्कत ना हो। और इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, 10 मार्क्स में या 7 मार्क्स में या 14 मार्क्स में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। अब फॉर्मूला क्या है मैं लिख लेती हूँ, MU इज इक्वल टू 0.87 FY AST D ब्रैकेट में 1 माइनस AST FY अपॉन BD FCK। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो अब इस फॉर्मूले में देखिए, अब हमको क्या कर रहे हैं, एमयू की वैल्यू हमको क्या लेनी है, जो हमने एमयू लिमिटिंग की निकाली। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम इसको बीम सेक्शन डिज़ाइन कर रहे हैं, है ना, इसलिए एमयू और एमयू लिमिटिंग हमको इक्वल लेना है। फिर उसके बाद 0.87 FY की वैल्यू हमारे पास है, D हमारे पास है, BD हमारे पास है, FCK हमारे पास है। तो इस फॉर्मूले से हमको क्या मिल जाएगा, AST। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है डिफ़िकल्ट, क्योंकि पहले यहाँ पर एक AST है, यहाँ पर भी AST है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ रूट में वैल्यू निकलेगी और बहुत ही मैसी हो जाएगा हमारा सोल्यूशन। तो मेरे पास एक और फॉर्मूला है जो हम लोगों ने डिराइव किया था जब हम लोग पढ़ते थे, तो उसको हम डायरेक्टली याद कर लेंगे। ठीक है, तो वो फॉर्मूला है ये वाला, 0.5 डायरेक्ट AST मिलेगा हमको इससे,
0.5 एफ सी के अपॉन एफ वाई 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 एम यू अपॉन एफ सी के, सॉरी 1 के अपॉन में नहीं है, ठीक है, सिर्फ 4.6 के अपॉन में है, एफ सी के बी डी स्क्वायर इंटू बी इंटू डी, ठीक है। ये जो बी डी है ये भी बाहर है, रूट में नहीं है। तो इस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट ए एस टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये फॉर्मूला कब आएगा पता है? जब आप इसको और थोड़ा सॉल्व करते जाओगे, जब ये वाले को जब आप और थोड़ा सा सॉल्व करते जाओगे तब एक मोमेंट पर, एक पॉइंट पर आपको ये वाला फॉर्मूला दिखाई देगा, मतलब इस तरीके से आपको वैल्यूज दिखाई देगी। तो हम डायरेक्टली ये वाला ही फॉर्मूला ले लेते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि आईएएस कोड में ये फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस फॉर्मूले से एएसटी की वैल्यू और इस फॉर्मूले से भी एएसटी की वैल्यू जो मेरे पास बुक में है, हम दोनों को मैच करते हैं फिर, ठीक है। तो मैं ये फॉर्मूला हम फिर से लिख लेते हैं एक बार। एएसटी इज इक्वल्स टू 0.5 एफ सी के अपॉन एफ वाई 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 एम यू अपॉन एफ सी के बी डी स्क्वायर, और इसके बाहर क्या है? बी और डी है, ठीक है। अब हमको क्या करना है? इसमें वैल्यूज़ पुटअप करनी है, लेकिन अब इसमें भी क्या है, हम जो b की वैल्यू रखते हैं, तो अब हमको यहाँ पे b क्या रखना है? यूनिटी, मतलब b की वैल्यू क्या रखना है? 1 मीटर। b की वैल्यू हमको क्या रखना है? 1 मीटर, यानी कि 1000 mm, ठीक है। ये बात का खास ध्यान रखना है, जब भी हम इस फॉर्मूले से करेंगे तो हमें b की जगह पर क्या रखना है? 1000 mm। तो चलो वैल्यूज़ पुटअप कर देते हैं। 0.5 इंटू एफ सी के की वैल्यू कितनी है? 20 अपॉन एफ वाई की वैल्यू कितनी है? 415 ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 इंटू एम यू। एम यू कितना है हमारे पास? वही एम यू लिमिटिंग की वैल्यू लेना है। कितनी निकाली थी हमने? 67.62, ठीक है। 67.62 इंटू 10 की पावर 6, क्योंकि न्यूटन पर एमएम में लेना है हमें, है ना। क्योंकि बी और डी भी हम एमएम में ले रहे हैं, तो इसको भी किलो न्यूटन मीटर से हम न्यूटन एमएम में चेंज कर देंगे। जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं, किसी भी फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुटअप करते हैं, तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सारी वैल्यूज़ हमको एक ही यूनिट में लेनी है। अब एफ सी के की वैल्यू कितनी है? 20, बी की वैल्यू रखनी है 1000 और डी की वैल्यू 350 का स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और इंटू 1000 इंटू 350, ठीक है। तो अब पहले क्या करेंगे? हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, पहले इस रूट को सॉल्व करेंगे। तो अब रूट को भी कैसे सॉल्व करना है? देखो, पहले इतना मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4.6 इंटू 67.62 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। पावर कहाँ से लेते पता है सभी को? ये बटन दिया है यहाँ पर, ये आ गया। डिवाइड बाय ब्रैकेट ले लेंगे 20 इंटू 1000 इंटू 350 का स्क्वायर, तो ये हमको मिल गया। अब 1 में से इसको माइनस करना है, तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि इसमें से 1 को माइनस कर दे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? आंसर निगेटिव आएगा, बस यही ना, बाकी आंसर तो वही आएगा। तो हम क्या करेंगे? इसमें से 1 को माइनस कर देंगे, निगेटिव आंसर आ गया। अब निगेटिव को अगर पॉजिटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? इंटू -1 कर देंगे, तो ये आ गया आंसर, ठीक है। अब इसका रूट लेंगे, तो रूट क्या आ जाएगा? ये आ गया। अब अगेन क्या है? इस 1 में से इसको माइनस करना है, तो इसमें से 1 को माइनस कर देते, इंटू -1 कर देते, बात तो एक ही है, ठीक है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा जो सम है एक ही बार में हो जाए डायरेक्टली। नहीं तो क्या करोगे आप? लिखोगे, फिर वापस करोगे, फिर लिखोगे, वापस करोगे, तो इसमें टाइम बहुत वेस्ट होगा, ठीक है। और एग्ज़ाम में हमारे पास बहुत लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, इतना टाइम नहीं होता है। फिर इंटू ये सारी वैल्यूज़ इंटू कर दो, 0.5 इंटू 20 इंटू 1000 इंटू 350, तो ये मिल गई हमको डिवाइड बाय 415, तो 553.3538 है, ठीक है। 5
538, तो हम 54 लिख देंगे mm²। ये हमको क्या मिल गया, AST। ठीक है, AST की वैल्यू मिल गई। अब इसके बाद हमें क्या लेना है, AST का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ बार्स इंटू एरिया ऑफ वन बार। तो AST अगर हमको मिल गया है तो हम नंबर ऑफ बार्स फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, ऑब्वियस फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो स्टेप नंबर कौन सी चल रही थी हमारी, स्टेप नंबर 6 हो गई। अब स्टेप नंबर 7, नंबर ऑफ बार्स। तो नंबर ऑफ बार्स कैसे निकालेंगे देखते हैं। ठीक है, अब AST का फॉर्मूला क्या होता है, N यानी नंबर ऑफ बार्स इंटू एरिया ऑफ वन बार। तो हमको अगर नंबर निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, AST से एरिया ऑफ वन बार डिवाइड कर देंगे। तो नंबर कैसे निकल जाएगा, नंबर ऑफ बार कैसे मिलेंगे हमको, AST अपॉन एरिया ऑफ वन बार। ठीक है, ऐसे ही करेंगे हम, है ना। तो AST तो हमने अभी निकाला, और एरिया ऑफ वन बार कैसे लेंगे, तो इसके लिए आप अपने मन से अज्यूम कर सकते हो डाया, बार का डाया, जैसे 10 mm का ले सकते हो, 12 mm का ले सकते हो, 16 mm का ले सकते हो। 14 mm का डाया नहीं होता है। ठीक है, डाया कैसे होता है, 10 mm का, 8 mm का, 12 mm का, 16 mm का, ठीक है, 20 mm का, 25 mm, 20, इस तरीके से हो सकता है। तो हम मान लेते हैं कि 12 mm का डाया हमने लिया है, या फिर हम 16 mm का भी ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा वन बार का, और फिर नंबर ऑफ बार्स हमको मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, इधर हमको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, अज्यूम 16 mm डाया bars are provided in tension zone, are provided in tension zone। ठीक है, मतलब हम टेंशन जोन में कितने mm का बार प्रोवाइड कर रहे हैं, 16 mm का। तो यहाँ पर कर देते, AST की वैल्यू लिख देते हैं 553.54 होल अपॉन में एरिया ऑफ वन बार, यानी पाई इंटू 16 का स्क्वायर अपॉन 4, यही होता है एरिया ऑफ वन बार, है ना। तो अब ये 4 ऊपर चले जाएगा यहाँ पर कैलकुलेशन में, तो डायरेक्ट करते 553.54 इंटू 4 डिवाइड बाय, शिफ्ट दबा के EXP दबाएंगे तो पाई आ जाएगा, इंटू 16 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमको मिल गया कितना, 2.75। तो नियरली इक्वल टू हम ले सकते हैं 3 बार्स हम ले सकते हैं। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, डाया कम भी कर सकते हो। अगर डाया कम करके देखा हमने 553.54 इंटू 4 डिवाइड बाय पाई इंटू 12 का स्क्वायर, तो हमको कितने बार्स मिल रहे हैं, देखिए 4.89। तो नियरली इक्वल टू मान लेते हैं 12 mm का डाया हमने लिया है, 12 mm का डाया। ठीक है, तो हमको नियरली हमारा आंसर क्या आ रहा है, 4.89। तो नियरली इक्वल टू हम कितने बार्स लेंगे, 4 बार्स। ठीक है, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अब हमको नंबर ऑफ बार्स मिल गए, तो AST प्रोवाइडेड हम निकाल सकते हैं इससे, मतलब हमको एक्चुअल में प्रोवाइड कितना करना है AST। ये तो हमने AST कैसे निकाला था, बार निकालने के लिए, लेकिन अब AST प्रोवाइडेड कैसे निकलेगा, तो मतलब हमको जो प्रोवाइड करना है एक्चुअली, तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बार्स इंटू एरिया ऑफ वन बार। तो नंबर ऑफ बार्स कितने हैं, 4 इंटू एरिया ऑफ वन बार पाई इंटू 12 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो ये हमें मिल जाएगा कितना, 452.39 mm स्क्वायर। ये हमको क्या मिल गया, AST प्रोवाइडेड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक पार्ट कंप्लीट होता है।
अब दूसरा पार्ट क्या है, उसने बोला है चेक फॉर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, यानी लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की जब बात आ जाती है तो हमें चेक किसके लिए देना होता है, शियर रेइंफोर्समेंट के लिए। यानी वही पेज नंबर 72 से हम करेंगे, वीयू की वैल्यू निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ स्टील निकालेंगे, फिर टाउ सी की वैल्यू निकालेंगे, टाउ वी की वैल्यू निकालेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे कि कौन सा बड़ा है, और फिर उसके हिसाब से हम क्या डिसाइड करेंगे, स्पेसिंग डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं उसको भी। स्टेप नंबर 9 है हमारे पास। चेक फॉर शियर रेइंफोर्समेंट। ठीक है, तो अब कैसे देना है चेक, इसके लिए हम निकालेंगे टाउ वी, टाउ सी, और दोनों का कंपेयर करेंगे। तो टाउ वी हमको कैसे निकालना है, रिफर IS 456/2000 पेज नंबर 96, सॉरी पेज नंबर 72। तो पेज नंबर 72 पर हमको नॉमिनल शियर रेइंफोर्समेंट यानी टाउ वी की वैल्यू दी है, फॉर्मूला दिया है, जो कि क्या होता है, टाउ वी इज इक्वल्स टू PU अपॉन BD। ठीक है, VU अपॉन BD। तो VU हमने कितना निकाला था, यानी कि फैक्टर्ड शियर फोर्स हमने कितना निकाला था, देखिए इसमें VU की वैल्यू हमने निकाली थी 47.25। तो यहाँ पर रख देंगे हम 47.25 इंटू 10⁻³ होल अपॉन में 200 इंटू 350। ठीक है, B इंटू डी। MM में है इसलिए हमने इसको भी किलो न्यूटन से MM में चेंज कर लिया। तो अब इसको कर लेते हैं 47.25 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 200 इंटू 350। तो ये हमें मिल जाएगा 0.675। और ये हम क्या निकाल रहे हैं, नॉमिनल शियर। तो ये काय में आएगा, शियर न्यूटन पर mm² में, शियर स्ट्रेस है ना, नॉमिनल शियर स्ट्रेस। इसके बाद हमें निकालना है टाउ सी। तो टाउ सी के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले परसेंटेज ऑफ स्टील, जिसका फॉर्मूला होता है 100 AST अपॉन BD। तो अब यहाँ पर AST हमको कौन सा लेना है, AST प्रोवाइडेड, जो हमने AST कैलकुलेट किया था नंबर ऑफ बार्स निकालने के बाद, वो वाला। तो हमको कितना मिला AST प्रोवाइडेड, देखिए 452.39 मिला है ना। तो इसको रख देंगे 100 इंटू 452.39 होल अपॉन में 200 इंटू 350। तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते, कितना आ जाएगा, 100 इंटू 452.39 डिवाइड बाय 200 इंटू 350। तो ये हमारा हमको मिल जाएगा 0.64। कितना मिल गया, 0.646 है, तो 65 ले लेते। तो ये हमको क्या मिला, परसेंटेज ऑफ स्टील। अब परसेंटेज ऑफ स्टील से हम क्या निकाल लेंगे, टाउ सी की वैल्यू। ठीक है, तो टाउ सी की वैल्यू निकाल लेंगे, टाउ सी। अब वो कैसे निकालना है, हमको टेबल नंबर 19 से वैल्यू लेनी है ना। तो देखते हैं टेबल नंबर 19 पेज नंबर 73। अब देखिए इस टेबल के अकॉर्डिंग हमको 0.5 की वैल्यू दी है और 0.75 की वैल्यू दी है, और हमको वैल्यू किसकी चाहिए, 0.65 की। तो हम क्या करेंगे, tan थीटा वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे, है ना। यहाँ पर लिखेंगे 0.5, यहाँ पर लिखेंगे 0.75, यहाँ पर हम लिखेंगे 0.5 की वैल्यू M20 के लिए कितनी है, 0.48, और 75 की कितनी है, 0.56। ठीक है, और हमको वैल्यू चाहिए किसकी, 0.65 की, मतलब यहाँ पर हमको वैल्यू चाहिए, है ना।
तो अब अगर हम इसको इस तरीके से ड्रॉ कर दें तो ये देखिए एक ट्राइंगल दिख रहा है, ये है थीटा। तो इतनी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा बेस। तो वो कैसे निकल जाएगा, 0.75 माइनस 0.5 दैट इज इक्वल्स टू 0.25। और ये वाली वैल्यू हमको कैसे मिलेगी, तो देखिए यहाँ तक के तो क्या है 0.48 है, तो 0.56 में से हम 0.48 माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 0.08। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 0.08 डिवाइड बाय 0.25 तो हमको मिल जाएगा tan थीटा की वैल्यू 0.32। अब ये छोटा वाला ट्राइंगल देखते हैं। तो इस छोटे ट्राइंगल में ये बेस हमें पता है कितना है, इतनी डिस्टेंस। तो इतनी डिस्टेंस क्या हो जाएगी 0.65 माइनस 0.5 दैट इज इक्वल्स टू 0.15। तो ये परपेंडिकुलर हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, tan थीटा हमारे पास है और बेस भी है तो परपेंडिकुलर निकल जाएगा मल्टीप्लाई करके, है ना। 0.32 इंटू 0.15 तो ये हमें मिल जाएगा 0.048। ये जो P लिखा है मैंने इसकी वैल्यू हमको मिल गई 0.048। तो इसमें हम अगर ये इतनी वैल्यू प्लस कर दे तो हमको ये ऊपर की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसमें हम प्लस कर देते हैं 0.48। तो मतलब हमको 0.65 के लिए क्या वैल्यू मिल गई 0.528, 0.528 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मतलब इस पॉइंट पर हमें कितना मिल गया 0.528। तो अब देखिए टाउ वी की वैल्यू कितनी आई 0.675 और टाउ सी की कितनी आई 0.53। इसको हम नियरली इक्वल टू 0.53 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कौन सा बड़ा है, टाउ वी बड़ा है किससे, टाउ सी से। टाउ सी क्या है आपका डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट और टाउ वी क्या है नॉमिनल शियर स्ट्रेस। तो अगर ये बड़ा है तो फिर अब हमको इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, स्पेसिंग। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, हैंस आवर बीम इज सेफ इन शियर रेनफोर्समेंट। मतलब हमने जो शेयर रेनफोर्समेंट किया है उसमें हमारी बीम सेफ है, वो फेल नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन होता है ख़त्म। जो हमने लास्ट क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमने इसके आगे भी सॉल्व किया है। क्यों, क्योंकि उसने हमको शेयर रेनफोर्समेंट के लिए स्पेसिंग भी निकालने के लिए बोला है, वर्टिकल स्टीयरअप्स की स्पेसिंग फाइंड आउट करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला है और ऑलरेडी बहुत लेंदी हो चुका है तो इसको आप यहीं पर ही ख़त्म कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारी जो यूनिट 1 है वो भी ख़त्म होती है, ठीक है। यूनिट 1 में हमने क्या क्या देखा, हमने पहले थ्योरी पोर्शन देखा 2 लेक्चर्स में, फिर उसके बाद हमने बैक टू बैक न्यूमेरिकल देखे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमको MU की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, सेकंड भी हमने सेम टू सेम लिया था। फिर थर्ड न्यूमेरिकल में हमको क्या फाइंड आउट करना था, हमें लोड फाइंड आउट करना था और AST फाइंड आउट करना था। फिर जो हमने फोर्थ न्यूमेरिकल लिया उसमें हमें सिंगली रेनफोर्स बीम डिज़ाइन करनी थी, ठीक है। फिर फिफ्थ में भी, और ये आज का जो हमारा न्यूमेरिकल है वो 6 न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 8 लेक्चर्स होते हैं यूनिट 1 पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।